Hey friends, in this one we are doing question number 14. देखो exactly question number 14 क्या बोल रहा है. So simply question number 14 जो है हमारा वो बोलता है कि following trust claim कर रहा है anonymous donation receive हो रहा है by them during the financial year 23-24 and they are not liable to tax under section फाइनेंशियल ईयर हमारा 25-26 है एंड दे आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 एक चैरिटेबल ट्रस्ट है रेफर टू इन सेक्शन 11 विद अप्लाई द एंटायर अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन फॉर पर्पस ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. हम ये बोल रहे हैं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रेफर कर रहा है इन सेक्शन 11 जो कि अप्लाई कर रहा है द एंटायर अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन फॉर पर्पस ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस विद अप्लाई 85% ऑफ अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. हम एग्जामिन करना है वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय द ट्रस्ट. हम क्या बोलते हैं एनोनिमस डोनेशन आपको पता है. देखो इसमें सिंपली ये बोला है कि चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 11 में एंड जो अप्लाई करा है अपना एंटायर अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन जो अपना सारा अमाउंट जो है एनोनिमस डोनेशन का वो अप्लाई करा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट के लिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. तो हमें बताना है. तो हम ये बोलते हैं सेक्शन 115 बीबीसी प्रोवाइड करता है फॉर लेवी ऑफ टैक्स. कितना टैक्स लगने वाला है. टैक्स तो लगेगा देखो फ्रेंड्स. टैक्स तो हमारा लगने वाला है 30% लगता है एनोनिमस डोनेशन के लिए रिसीव बाय इंटर चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 11 इन दी फॉलोइंग मैनर. जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड वो कितना है 30% है ऑन द एग्रीगेट ऑफ एनोनिमस डोनेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ एनोनिमस डोनेशन जो भी आपको जितना भी आपका टोटल डोनेशन है उसका क्या करोगे सिंपली आप सबसे पहले तो आपको देखोगे आपका एग्रीगेट जो डोनेशन है एग्रीगेट डोनेशन है आप उसका क्या करोगे 5% ऑफ द टोटल डोनेशन रिसीव बाय द एसएससी और 1 लाख रुपये विचएवर इज हायर. देखो फ्रेंड्स मैं एग्जाम में कंफ्यूज हो गई थी एक बार के लिए कि हायर आता है कि लोअर आता है. देन मैंने विद इन टाइम पता लगा लिया कि हाँ हायर ही होगा क्योंकि हायर ही होना चाहिए. इस हिसाब से मैंने उस टाइम तो करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है बट समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में. तो देखो आपको सिंपली पता होना चाहिए जब भी आप एनोनिमस 115 बीबीसी एनोनिमस डोनेशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं. हमारा टोटल डोनेशन होता है उसका हम 5% लेते हैं और 1 लाख रुपीज़ को हम देखते हैं और इन दोनों में से जो भी हायर होता है वो तो हो जाएगा हमारा उतना तो हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बचा हुआ तो है वो हमारा आ जाएगा अकॉर्डिंगली. जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी. बस यहाँ से ये बोला है कि 5% हमें लेना होता है जो हमारा टोटल डोनेशन होता है और 1 लाख रुपीज़ दोनों में से जो हायर होता है. उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है एक ट्रस्ट जो है वो एस्टैब्लिश है होली फॉर रिलीजियस पर्पस जो कि अप्लाई करिए 85% ऑफ अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. तब एग्जामिन करना है वैलिडिटी. तो जो अमाउंट है हमारा इनकम टैक्स का विद सेसिबल हैव बीन चार्जेबल है टोटल इनकम बीन रिड्यूस होगा बाय द एग्रीगेट ऑफ द एनोनिमस डोनेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव बाय द सेसियर 1 लाख एज द केस में भी. तो हम क्या बोलते हैं इसमें क्या होने वाला है कि देखिए इसमें हम ये बोले कि तो हमारा अमाउंट है इनकम टैक्स का विद सेसिबल हैव बीन चार्जेबल है टोटल इनकम बीन रिड्यूस होगी बाय द एग्रीगेट ऑफ एनोनिमस डोनेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव बाय द सेसियर 1 लाख एज द केस में भी. उसके बाद हम ये भी बोल रहे हैं कि फर्दर सेक्शन तब सिंपली यहाँ पे एनोनिमस डोनेशन का प्रोविजन लिखना है. देखो बचा हुआ जो बैलेंस है वो आप 115 बीबीसी में 30% से टैक्स लेवी करने वाले हो तो आपका जो सबसे पहले तो आप कितना जो है एग्जाम करने वाले हो और कितना टैक्सेबल करने वाले हो तो आपको अमाउंट निकालना होता है. अब फर्दर सेक्शन 13(7) प्रोवाइड करता है कि तो एग्जामिशन प्रोविजन कंटेन इन Section 11 and 12 shall not be applicable in respect of any anonymous donation liable to tax under Section 115 BBC. As such, application of the anonymous donation received by the charitable trust for charitable purpose does not confer any exemption from tax. Therefore, जो भी हमारा claim है for non taxability under Section 115 BBC में कितना अमाउंट हमारा non taxability में आएगा of anonymous donation received by charitable trust is not valid नहीं है रो में. However, a view may be taken that anonymous donation up to higher of 5% of total donation and 1 lakh which is taxable at normal rates would be eligible for application of income and thereby जो benefit of exemption under Section 11 वो apply होगा. उसके बाद हमें ये बोला गया है कि सेक्शन 115 बीबीसी प्रोवाइड करता है कि तो प्रोविजन है कंटेनिंग सेक्शन 115 बीबीसी रिलेटिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ एनोनिमस डोनेशन आर एप्लीकेबल नहीं है टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जो क्रिएट किए गए हैं या एस्टैब्लिश किए गए होली फॉर रिलीजियस पर्पस. एज सच ट्रस्ट एस्टैब्लिश होली फॉर रिलीजियस पर्पस इज नॉट लायबल टू बी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय देयरफॉर द क्लेम है मेड बाय द ट्रस्ट इज वैलिड इन लो. द एप्लीकेशन फॉर नॉन एप्लीकेशन ऑफ सच एनोनिमस डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इज नॉट दिस टू द इशू ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 115 बीबीसी. देखो यहाँ पे तो हमें सिंपली प्रोविजन ही पूछा है. यहाँ पे एनोनिमस डोनेशन की कैलकुलेशन तो नहीं पूछी है. अब मैं आपको ले जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे. देखो 15 पे क्या पूछा है उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी. हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो रहा है. ऐसा ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है अंडर सेक्शन 12 एबी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 में तो ट्रस्ट है उसने अप्लाई किया है 5 लाख फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी. अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है वो देखना है. ऐसा ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है अंडर सेक्शन 12 एबी वाला ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 ट्रस्ट ने अप्लाई किया है 5 लाख फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी. 5 लाख अप्लाई किया है उसने फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी एंड 3 लाख फॉर द बेनिफिट ऑफ सतीश. देखो उसने 5 लाख अप्लाई किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी के बेनिफिट के लिए एंड उसने 5 लाख उसने क्या किया है 5 लाख अप्लाई किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी and 3 lakh for the benefit of Satish who has donated 15 lakh to the trust up to 31st March 2026. Also an amount of 2 lakhs set apart in the previous year 23-24 by the trust for charitable purpose under section 11(2) has been utilized in the previous year 25-26 for making donation to another registered charitable trust with similar object as SR trust. What is the amount of specified income liable to tax under at 30% under section 115 BBI. तो हमें ये सारा बताना है. देखो सेक्शन 115 BBI प्रोवाइड करता है फॉर लेवी ऑफ टैक्स कितना परसेंटेज लगने वाला है 30% लगने वाला है ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ट्रस्ट. सेक्शन 115 बीबीआई डिफाइन करता है स्पेसिफाइड इनकम में टू इंक्लूड. देखो 115 बीबीआई जो है 115 बीबीआई जो कि हमारा कब लगता है उस पर भी टैक्स कितना लगता है 30% लगता है. इस एनवेंटी में पूछा है टू इंक्लूड इनकम व्हिच हैज बीन अप्लाइड फॉर द बेनिफिट. अगर देखो आपको कब अप्लाई नहीं करना आपको किसी भी मतलब जैसे कि 13 में जो प्रोहिबिटेड पर्सन है व्हिच इंक्लूड उसमें क्या आता है ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट आता है एंड पर्सन हु जिसने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया टू द ट्रस्ट हु टोटल कंट्रीब्यूशन जो है आफ्टर 31 मार्च 2024 वो ज्यादा है मोर देन 50,000 है. स्पेसिफाइड इनकम आल्सो इंक्लूड डीम्ड इनकम ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस जो कि स्टिपुलेटेड है इन सेक्शन 11(3) फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम डोनेशन टू अदर चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम है इज वन ऑफ सच वायलेशन. स्पेसिफाइड इनकम जो है ऐसा ट्रस्ट वो लायबल है एट कितने परसेंट के लिए लायबल है that is liable at the rate of 30% under section 115 BBI for assessment year for the assessment year and 2 lakh donation made to another trust out of accumulated income of earlier previous year. तो prohibited person के लिए तो अलाउ नहीं है. तो हम क्या बोलते हैं कि सेक्शन 115 BBI प्रोवाइड करता है फॉर लेवी ऑफ टैक्स 30% लगेगा और सर्टेन स्पेसिफाइड इनकम पे लगने वाला है. स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 115 BBI डिफाइन करता है स्पेसिफाइड इनकम टू इंक्लूड इनकम जो कि अप्लाई की है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोहिबिटेड पर्सन के लिए अप्लाई किया है आपने. किसके लिए अप्लाई किया है प्रोहिबिटेड पर्सन जिसमें क्या आता है ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट एंड पर्सन जिसने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है टू द ट्रस्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो एक्सीड करा हो 1 लाख से
तो आपको यहाँ पे 13 की कंडीशन आनी चाहिए कि एक्सीड कर रहा है कि आपने किसके लिए किया है, ट्रस्ट ऑफ द ट्रस्ट के लिए किया है, पर्सन जिसने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया टू द ट्रस्ट, या फिर एक्सीड कर रहा है 1 लाख इन एग्रीगेट स्पेसिफाइड इनकम आल्सो इंक्लूड डीम्ड इनकम ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 11(3) फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। डोनेशन टू अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम इज वन सच वायलेशन। अकॉर्डिंगली हम ये भी बोल रहे हैं स्पेसिफाइड इनकम ऑफ एसेट इज लायबल है टू टैक्स एट 30% अंडर सेक्शन 115 BBI एंड इट वुड बी 5 लाख अमाउंट अप्लाई फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी, 3 लाख अमाउंट अप्लाई फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर सतीश एंड 2 लाख डोनेशन मेड टू अनदर ट्रस्ट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ एन अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड इनकम 115 BBI में कितना टैक्स लगता है। स्पेसिफाइड इनकम के लिए 30% लगता है। कब वो जो है कंडीशन रीच हो जाती है, अगर आपने प्रोहिबिटेड पर्सन के लिए कर दिया। प्रोहिबिटेड पर्सन में कौन-कौन आता है, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट आता है, या फिर पर्सन जिसने कंट्रीब्यूशन किया है मोर देन 50,000, इसमें कौन-कौन आता है, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट आता है, या फिर किसी पर्सन ने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है एंड वो 50,000 से ज्यादा है, या फिर स्पेसिफाइड इनकम आल्सो इंक्लूड डीम्ड इनकम ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस स्टिपुलेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, या फिर डोनेशन किया हो टू अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम एक वायलेशन है एंड लायबल है टैक्स कितना एट 30%। 5 लाख अमाउंट अप्लाई होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट, 3 लाख अमाउंट, या फिर किसी पर्सन के लिए जिसका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है मोर देन 50,000, या फिर आपने डोनेशन किया है टू अनदर ट्रस्ट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ एन अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, करेक्ट। उसके बाद देखिए अब हमें एक्सप्लेन करना है क्या। देखिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेदर द इनकम derived during the year ended on 31st दैट द सेम। हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेदर द इनकम derived during the year ended on 31st March 2026 and following years shall be subject to tax in the assessment year 2627। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ड्यूली रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959। उसे रिसीव हो रहा है रेंट ऑफ 1,25,000 पर मंथ ऑफ वन ऑफ इट्स बिल्डिंग लेट आउट टू बैंक फ्रॉम 1st June 2025। देखो आपको एक्सप्लेन करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेदर द इनकम derived during the year ended on 31st March 2026 the following years shall be subject to tax in the assessment year 2627। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि ड्यूली रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 रिसीव करी रेंट ऑफ ₹1,25,000 पर मंथ ऑफ वन ऑफ इट्स बिल्डिंग लेट आउट टू बैंक फ्रॉम 1st June 2025। देखिए इसमें हमें ये बताना है कि जो रेंट रिसीव हो रहा है बाय द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द बैंक वो एक इनकम है चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को हम बोल रहे हैं जो भी आपको रेंट रिसीव हो रहा है बाय पॉलिटिकल पार्टी, जो भी आपको रेंट रिसीव हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फ्रॉम अ बैंक वो एक इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ये बोलता है इनकम फ्रॉम इंटर एरिया हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी इंक्लूडेड नहीं होगा इन टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 प्रोवाइडेड जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फुलफिल करेगी द कंडीशन एज स्पेसिफाइड देयरइन इंक्लूडिंग फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(4)B और इन बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139। देयरफॉर अगर स्टिपुलेटेड कंडीशन फुलफिल हो जाती है बाय पॉलिटिकल पार्टी रेंट ऑफ 1,25,000 पर मंथ रिसीव बाय द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ इट्स बिल्डिंग टू अ बैंक वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। हम ये बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं एक्सप्लेन कीजिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट वेदर द इनकम derived during the year ended on this in the following case shall be subject to tax। कैन इनकम पर टैक्स लगेगा। देखो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के प्रोविजन, पॉलिटिकल पार्टी जो ड्यूली रजिस्टर्ड है और उसे क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी मतलब उसे रेंट मिल रहा है यानी कि उसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, आपको ये बताना है। तो ये बताना है सबसे पहले रेंट रिसीव बाय द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द बैंक इज एन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी आपको रेंट रिसीव हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी, अगर देखो कोई रेंट मिल जाता है, कोई रेंट मिल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कोई भी किसी भी प्रकार का आपको रेंट मिल जा रहा है, कोई भी रेंट आपको मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से फ्रॉम द बैंक में इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगा। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 इनकम इंटर एरिया हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखो अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है बाय द पॉलिटिकल पार्टी से फ्रॉम द बैंक, कोई भी रेंट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी रेंट मिल रहा है बैंक से, वो एक इनकम चार्जेबल वो किसमें आएगा, तो हम बोल रहे हैं कि वो आएगा तो किसमें एचपी में, करेक्ट। उसके बाद हाउएवर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ये बोलता है इनकम फ्रॉम इंटर एरिया हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूड नहीं होती टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है एचपी, उसमें वो टैक्स नहीं पे करेगी अंडर सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करेगी द कंडीशंस स्पेसिफाइड देयरइन इंक्लूडिंग फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(4)B ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139। देयरफॉर इफ द स्टिपुलेटेड कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है बाय पॉलिटिकल पार्टी रेंट ऑफ 1,25,000 है पर मंथ रिसीव बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ इट्स बिल्डिंग टू अ बैंक वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इट्स टोटल इनकम। हम क्या बोलते हैं देयरफॉर इफ द स्टिपुलेटेड कंडीशन फुलफिल हो जाती है बाय पॉलिटिकल पार्टी रेंट 1,25,000 व्हिच इज रिसीव। देखिए इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो भी रेंट रिसीव बाय पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द बैंक वो इनकम चार्जेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ये बोलता है इनकम फ्रॉम इंटर हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ। एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो वो हम नहीं दिखाएंगे रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फुलफिल करेगी द कंडीशन एज स्पेसिफाइड देयरइन इंक्लूडिंग फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(4)B ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139। देयरफॉर इफ द स्टिपुलेटेड कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है बाय पॉलिटिकल पार्टी रेंट ऑफ 1,25,000 पर मंथ रिसीव बाय द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ इट्स बिल्डिंग टू अ बैंक वुड नॉट बी इंक्लूडेड नहीं होगी इन द टोटल इनकम। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है फर्दर। देखो अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर रहे हैं। सो बुक्स ऑफ अकाउंट है मेंटेन की जाती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है विद इलेक्शन कमीशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2000 बाय 31st March 2026 डिस्क्लोज किया है द फॉलोइंग रिसिप्ट। अब देखिए हमें दे रखा है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट टू डिपार्टमेंटल स्टोर एट चेन्नई, इतना रेंट है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट अदर देन बैंक्स कितना है 5 लाख। कंट्रीब्यूशन हो रहा है 21,000 का ईच फ्रॉम 100 पर्सन हु हैव सेक्रेटेड देयर नेम्स। अब नाम तो पारक है बट डोनेशन कितना हो रहा है 21,000 का। तो आपको देखना कंडीशन चेक करनी है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10% बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ 25,000 ईच। कैश कंट्रीब्यूशन हो रहा है एट द रेट 2100 ईच फ्रॉम 1000 मेंबर्स रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 21 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ कैफेटेरिया रनिंग ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ दिल्ली कितना है 3 लाख। आपको कंप्यूट करना है, आपको क्या कंप्यूट करना है
टोटल इनकम क्या होगी पॉलिटिकल पार्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 26 27 विद रीजन एंड इंक्लूजन एंड अदरवाइज। आपको बताना है कि ये जो आप इंक्लूड करे हैं वो आएगा या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, टोटल इनकम बतानी है विद रीजन इंक्लूजन आप इंक्लूड करे हैं या नहीं, जो भी है आपको रीजन भी बतानी है। तो सबसे पहले तो टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्टर्ड है विद इलेक्शन कमीशन इज टू बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूट की जाएगी 13 अंडर विच इनकम डिराइव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन ऑन फुलफिलिंग द कंडीशन एज मेंशन्ड देयर अंडर एग्जाम हो जाएगी फ्रॉम टैक्स। हाउएवर इन दिस केस सिंस कैश कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, एक्सेस है, एक्सेस ऑफ 2000 है एंड रिसीव फ्रॉम 1000 पर्सन से मिल रहा है। तो देखो आपको क्या देखना है कि कैश कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन दिस हु हैव सिक्रेटेड देयर नेम, कैश कंट्रीब्यूशन की बात करें स्पेसिफिकली, कैश कंट्रीब्यूशन जो है वो 2000 से ज्यादा है एंड वो कितने मेंबर से 1000 पर्सन से, पॉलिटिकल पार्टी हैज वायलेटेड द कंडीशन रिसिप्ट ऑफ डोनेशन फ्रॉम अकाउंट पेज या ड्राफ्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो आपको कैश डोनेशन 2000 तक अलाउ है, आपने कितना ले लिया है, आपने 2100 का कैश डोनेशन ले लिया है जो कि अलाउ नहीं है, आपने कंडीशन ब्रीच की है क्योंकि आपने अकाउंट पे और चेक ड्राफ्ट से नहीं लिया है। फर्दर पॉलिटिकल पार्टी हैज आल्सो वायलेटेड द कंडीशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डिंग केस ऑफ डोनेशन एक्सीडिंग 20000 रिसीव अदरवाइज बाय वे ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। देखो फर्दर पॉलिटिकल पार्टी ने एक और कंडीशन वायलेट की है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डिंग केस ऑफ डोनेशन, मेंटेनेंस किया है कैश डोनेशन exceed करे 20,000 receive otherwise done by way of electoral bonds, hence its total income has to be computed as under without providing for exemption available under section 13A। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है कि रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट टू डिपार्टमेंटल स्टोर कितना है 6 लाख है। अब देखो 6 लाख का तो आपका एचपी से इनकम है, द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 6 लाख लोकेटेड चेन्नई अज्यूमिंग टू बी द ग्रॉस वैल्यू। तो आपको पहले तो हमें ये माना है कि जैसे सपोज आपको ये जो रेंट मिल रहा है, अब यहाँ पे भी है तो पॉलिटिकल पार्टी देखो यहाँ पे जो आपका रेंट है करेक्ट वो कितना है 6 लाख का है। अब 6 लाख का आपको पता है कि आपको 30% फ्लैट डिडक्शन मिलती है, तो 30% का जो अगर मिलता है तो कितना आएगा 60 18 तो 1,80,000 तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बचा कितना होगा 4,20,000, तो इसमें कितना होगा 4,20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4,20,000 ये इनकम आ जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट कितना है वो है हमारा 5 लाख इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ 21,000 ईच फ्रॉम 100% हु हैव सेक्रेटेड देयर नेम्स। अब 21 लाख का डोनेशन है जिन्होंने नाम छुपा रखे हैं तो 21 लाख का भी हम दे देंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10% बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ 25,000 ईच, 25,000 ईच 10% यानी कि 2.5 लाख हो जाएगा टोटल। फिर उसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन ऑफ 2100 ईच फ्रॉम 100,000 मेंबर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है 21 लाख है एंड नेट प्रॉफिट ऑफ कैफेटेरिया एट दैट कितना है 3 लाख है। ठीक है ये तो क्वेश्चन ही हमने, ये तो क्वेश्चन ही है हमारा सोल्यूशन। तो अब हम बताएंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। देखो हमने ये तो बता दिया कि हमारा मतलब कितना होने वाला है कि हमारा जो है वो 4,20,000 होने वाला है, बट अभी तो हमने पढ़ा है कि हाउस प्रॉपर्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी की वो तो एग्जाम होती है, तो अकॉर्डिंगली ये वाला हमारा एग्जाम हो गया। आपको समझ आया एग्जाम कैसे हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव और डिपॉजिट, अब हम ये बोले कि जो भी हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डिपॉजिट पर वो भी हमारा क्या होने वाला है, वो भी हमारा एग्जाम होने वाला है। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट रिसीव है ऑन डिपॉजिट वो भी एग्जाम होने वाला है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ 21,000 ईच फ्रॉम 100 पर्सन हु हैव सेक्रेटेड देयर नेम। अब 21,000 अब ये है जिन्होंने अपना नाम छुपाया तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो दिस विल बी टैक्सेबल, ये तो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10% बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कंट्रीब्यूशन अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो भी क्या है एग्जाम हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी क्या है एग्जाम हो रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट कम दैट इज कैश कंट्रीब्यूशन दिस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कैश कंट्रीब्यूशन जो है हमारा टैक्सेबल होगा एंड नेट प्रॉफिट ऑफ डेलीगेट कैफेटेरिया, तो ये भी जो है हमारा टैक्सेबल होगा। तो आपको समझ आना चाहिए एचपी जो हमें पॉलिटिकल पार्टी को एचपी की इनकम एग्जाम होती है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एग्जाम होता है और हमारा एक और चीज का एग्जाम होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हमारा एग्जाम होता है। उसके अलावा जो है सारी चीजें टैक्सेबल हो जाती है करेक्ट। उसके बाद सारी चीजें हमारी टैक्सेबल होने वाली है। आपको 3 जगह ध्यान रखना है, एक तो एचपी वाले में, एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाले में एंड एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले में। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर लेजिस्लेशन नंबर 18। देखिए लेजिस्लेशन नंबर 18 में क्या बोला है, ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड है अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। ये पर्टिकुलर ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। अब ये हमें बता रहा है कि इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम बीटा लिमिटेड 4 करोड़, डिविडेंड इनकम है फ्रॉम बीटा दैट इज 2 करोड़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा इज 1.5 करोड़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी 1 करोड़, इंटरेस्ट रिसीव होगा हमें फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी इज 10 lakh and rental income from directly owned real estate asset is 2.50 crore. Bida Limited एक इंडियन कंपनी है in which the business trust hold करेगा 70% of the shareholding. Discuss करना है the tax implication of the above income earned by the business trust in the hands of business trust and the unit holder. Assume कीजिए कि जो business trust है वो distribute करेगा 10 करोड़ to the unit holders in the previous year 25-26. Assume कीजिए Bida Limited does not opt to pay tax under section 115 BAA, तो उसने 115 बा जो है वो ऑप्ट नहीं किया था, आपको अकॉर्डिंगली बताना है। देखो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए ये एक बिजनेस ट्रस्ट है, आप किसका वो करने वाले हो, असेसमेंट किसका कर रहे हो, ट्रस्ट का कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी का कर रहे हो, बिजनेस ट्रस्ट का कर रहे हो, आपको ये यहाँ से क्लिक हो जाना चाहिए, ये क्या है बिजनेस ट्रस्ट है। ये रजिस्टर्ड अंडर सीबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में रेगुलेशन 14 पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम इन द प्रीवियस ईयर। अब हमें ये दे रखा है कि जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम बीटा लिमिटेड, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड कितना है 4 करोड़ है, एक का बिजनेस ट्रस्ट हो ठीक है। उसके बाद अंडर सीबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, हमें दे रखा है इंटरेस्ट इनकम कितना है 4 करोड़ है, डिविडेंड इनकम दे रखी है, शॉर्ट टर्म एसटीसीजी दे रखा है विद एसटीटी, एसटीसीजी दे रखा है सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज, रेंटल इनकम है फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट एसेट्स। बीटा लिमिटेड इंडियन कंपनी है एंड बिजनेस ट्रस्ट होल्ड करता है 70% ऑफ द शेयर होल्डिंग। डिस्कस कीजिए द टैक्स consequences of above income earned by the business trust in the hands of business trust and the unit holder. Assume कीजिए that the business trust has distributed 10 crore to the unit holders, ये बिजनेस ट्रस्ट जो है वो 10 करोड़ देने वाला यूनिट होल्डर्स इन द प्रीवियस ईयर 25-26। अज्यूम कीजिए बीटा लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 BAA, तो टैक्स consequences in the hands of business trust and its unit holders। तो हमें टैक्स consequences देखना होगा बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में एंड बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में एंड यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें इंटरेस्ट इनकम, हमें देखो आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए हम सिंपली बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में और किसके हैंड्स में देख रहे हैं,
बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में भी देख रहे हैं एंड यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में भी देख रहे हैं। अब सबसे फर्स्ट हमने क्या बोला है, हमें मिला है कि इनकम मिला है, इंटरेस्ट इनकम है बीटा लिमिटेड को 4 करोड़ की। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखनी है, मेनली बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में और यूनिट होल्डर्स के। तो 4 करोड़ मिला है हमें, देयर वुड बी नो टैक्स, कोई लाइबिलिटी नहीं होगी इन द हैंड ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में। देखो इंटरेस्ट इनकम की तो है, कोई लाइबिलिटी नहीं है बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में ड्यू टू पास्ट स्टेटस एंजॉय बाय टेंडर सबसेक्शन ऑफ 1023 एफसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम from Beta Limited being the special purpose vehicle, therefore Beta Limited is not required to deduct tax at source or interest payment to the business trust. तो business trust के hand में तो ये चीज taxable ही नहीं है। And the distributed income of any part thereof received by the unit holder from this, which is in the nature of interest income receivable or receivable from SPV, is deemed income of the unit holder. तो इसके हाथ में ये taxable है। And the distributed income of any part thereof received by unit holder from this, which is in the nature of interest income received by receivable from SPV, is deemed income of the unit holder under this section. The business trust has to deduct tax at source, उसे TDS भी deduct करना होगा, tax at source कितने पर deduct करना होगा 194 LBA। 10% तो डिडक्ट होगा इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेजिडेंट। देखो अगर रेजिडेंट को दिया जा रहा है तो 10%, और अगर 5% किसी लिए नॉन रेजिडेंट के लिए, ये किसमें आता है, ये था हमारा 194 सेक्शन 194 LBA में आता है। द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट इन द हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर विल बी डिटरमाइंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस बाय द वर्च्यू ऑफ दिस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला आ रहा है, नेक्स्ट में बोला डिविडेंड इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड 2 करोड़। डिविडेंड इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड 2 करोड़ है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय द एसपीवी टू द बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट है बाय दिस वर्च्यू। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर इन सेक्शन 115 इसमें 115 यूए में व्हिच इज इन द नेचर ऑफ डिविडेंड इनकम रिसीव्ड रिसीवेबल फ्रॉम एसपीवी इन केस वेयर एसपीवी हैज एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बा इज टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर बाय द वर्च्यू ऑफ 1023 एफडी। सिंस बीटा लिमिटेड एसपीवी डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बा, डिविडेंड कंपोनेंट इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, कंसीक्वेंटली बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द यूनिट होल्डर। देखो अब सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, सेकंड वाले में हमारे पास, फर्स्ट वाले में तो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम थी, अब सेकंड वाले में हमारे पास डिविडेंड इनकम। अब हमें वापस बताना है कि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या टैक्सेबल है और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या टैक्सेबल है। तो डिविडेंड इनकम के लिए हम बोल रहे हैं ये जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा एसपीवी टू द बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट बाय दिस। तो अगेन हम बोल रहे हैं कि जो डिविडेंड इनकम है वो भी बिजनेस ट्रस्ट के हाथों में तो एग्जाम्प्ट है। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन, अब यहाँ पे सेक्शन क्या है, सेक्शन 115 Section 115 UA there is in the nature of dividend income received or receivable from SPV in case where the SPV has exercised option under section 115 bar is taxable in the hands of unit holder by the virtue. However, since Beta Limited being SPV does not opt for section 115 bar, dividend component is exempt in the hands of, देखो यहाँ पे 115 bar एक्सरसाइज नहीं किया है तो ये इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर के हैंड्स में भी टैक्सेबल मतलब एग्जाम्प्ट है एंड कंसीक्वेंटली बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एज द डिविडेंड कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी। तो यहाँ पे कोई टीडीएस भी नहीं लग रहा है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला बात कर रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। देखो एसटीसीटी हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कितने का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1.5 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड एज पर सेक्शन 115 यूए, जो बिजनेस ट्रस्ट है वो लायबल है टैक्स के लिए, लायबल है 20% के लिए अंडर सेक्शन 111 ए, क्योंकि एसटीसीसी देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल देयर वुड बी हाउएवर नो टैक्स, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा द कैपिटल गेन कंपोनेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर बाय वर्च्यू ऑफ एग्जम्पशन कंटेन्ड अंडर दिस सेक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 1 करोड़ है ऑन सेल ऑफ। तो देखो आपको यहाँ पे समझ आया एसटीसीसी जो है एसटीटी वाला एज पर सेक्शन, अब यहाँ पे हमारा सेक्शन कौन सा है 115 यूए, द बिजनेस ट्रस्ट है। यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट को देखो टैक्स पे करना होगा, यहाँ पे एग्जाम नहीं डिविडेंड और वो वाला तो एग्जाम था, बट यहाँ पे हमें लायबल टू पे टैक्स एट 20% अंडर सेक्शन 111 ए इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल देयर वुड बी, हम बोल रहे हैं हाउएवर बी नो टैक्स लायबिलिटी ऑन द कैपिटल गेन कंपोनेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर बाय वर्च्यू ऑफ एग्जम्पशन कंटेन्ड इन सेक्शन 1023 एफडी। उसके बाद हमारा आ रहा है कंपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब यहाँ पे विदाउट एसटीटी वाला है, इनके एसटीसी अदर वाला है, सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी टैक्सेबल है एट एमएमआर पर टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो है इस पे टैक्स पे करेगा, बट जो टैक्स पे करने वाला है वो किस पे टैक्स पे करेगा, वो एमएमआर पर टैक्स पे करने वाला है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। देयर वुड बी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ द कैपिटल गेन कंपोनेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम बाय वर्च्यू ऑफ एग्जम्पशन कंटेन्ड अंडर सेक्शन दिस। फिर है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी ऑफ 10 लाख। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 10 लाख का रिसीव हो रहा है, 10 लाख का रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी। देखो सच इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, एमएमआर पर टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के हाथों में एज पर सेक्शन, हम बोल रहे हैं सेक्शन 115 यूए, हाउएवर देयर वुड बी नो टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 1023 एफडी। उसके बाद हमारे पास रेंटल इनकम है फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट एसेट। अब देखिए रेंटल इनकम कितनी है हमारे पास ऑफ ₹2.50 करोड़ डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट एसेट्स। एनी इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग आरईआईटी बाय वे ऑफ रेंटिंग एंड लीजिंग और लेटिंग आउट एनी रियल एस्टेट ऑन डायरेक्टली बाय एनी सच बिजनेस इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट एज पर सेक्शन 1023 एफसी। बट इनकम बाय वे ऑफ रेंट इज क्रेडिटेड और पेड टू बिजनेस ट्रस्ट बीइंग आरईआईटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रियल एस्टेट held directly by REIT, no tax is deductible at source under section 194 I। देखिए इसमें ये बोला है अगर रेंटल इनकम जो है, जो हमारी रेंटल इनकम है, जो रेंटल इनकम है ऑफ 2.5 करोड़ डायरेक्टली है फ्रॉम रियल एस्टेट एसेट से, एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कोई भी इनकम जो है बिजनेस ट्रस्ट बिंग आरईआईटी बाय वे ऑफ रेंटिंग से, लीजिंग से, लेटिंग आउट एनी रियल एस्टेट ऑन डायरेक्टली बाय सच बिजनेस ट्रस्ट, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट। देखिए रेंटल इनकम कितनी है 2.50 करोड़ डायरेक्टली फ्रॉम ऑन रियल एस्टेट एसेट, एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी इनकम है आरईआईटी है बाय वे ऑफ रेंटिंग और लीजिंग और लेटिंग आउट एनी रियल एस्टेट ऑन डायरेक्टली बाय सच बिजनेस, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट के हाथों में एग्जाम्प्ट है। द इनकम बाय वे ऑफ रेंट इज क्रेडिटेड और पेड टू बिजनेस ट्रस्ट बिंग आरईआईटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रियल एस्टेट एसेट हेल्ड डायरेक्टली बाय सच आरईआईटी, नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स। यहाँ पे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा अगर कोई इनकम है रेंट की है, क्रेडिटेड और पेड टू बिजनेस ट्रस्ट को क्रेडिट की है, एनी रियल एस्टेट हेल्ड, नो टैक्सेस, कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो मेनली हमें इसमें यही सब पूछा था। उसके बाद हमें द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और एनी पार्ट देयरऑफ रिसीव्ड बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम दिस व्हिच इज इन द नेचर ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रेंटिंग और लीजिंग और लेटिंग आउट एनी रियल एस्टेट asset owned directly by such REIT is deemed income of the unit holder as per section 115 UA. The business trust has to deduct tax at source at 10% under section 194 LBA in case of distribution to resident unit holder and at a rate in force in case of distribution to non-resident unit holder. The rental income component received from the business trust in the hands of each unit holder would be determined in this proportion. तो देखिए रेस्ट हमारा जो आपको बताना है किसके हाथों में टैक्सेबल है, किसके हाथों में, देखो 2-3 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये वाला है बिजनेस ट्रस्ट है, यूनिट होल्डर्स है, एसपीवी है, तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। बस आपको थोड़ा सा 1-2 बार रिकैप करना है एंड बेटर हैव लर्न कर लो बिजनेस ट्रस्ट के हाथों में क्या-क्या टैक्सेबल है, क्या-क्या एग्जाम है, यूनिट होल्डर के हाथों में क्या-क्या टैक्सेबल है, क्या-क्या एग्जाम है, टीडीएस कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कितने परसेंट डिडक्ट हो रहा है, रेजिडेंट के लिए कितना है, नॉन रेजिडेंट के लिए कितना है, काफी ईजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी अगर एज इट इज लर्न करोगे तो, क्योंकि इसमें ऐसे समझने वाला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हम यहाँ आज तक इतना ही कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।